अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का यूनिट नंबर 18 की एक्सरसाइज नंबर 18.7। क्वेश्चन नंबर 1, द करंट इज अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। एक करंट है जो कि तार में से गुजर रहा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वोल्टेज को कहा जाता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ। इफ आई इक्वल्स टू 6 एम्पेयर्स, यानी कि करंट आपके पास 6 एम्पेयर है, व्हेन वोल्टेज V इज कॉल्ड वोल्टेज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स एंड R इज रेजिस्टेंस 5 ohms. Find I and V when V equals to 180 volts and R equals to 8 ohms. सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप सवाल को हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सिंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इक्वेशन 1, देन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। करंट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद आपके पास आएगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/R। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट लगेगा K इज द वेरिएशन कांस्टेंट, सो I इक्वल्स टू K V/R। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 3। देन इसके बाद आपने क्या करना है, पुट करना है, put the value of I equals to 6 when V equals to 220 and R equals to 5। सेम आपके पास ये प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह सवाल गिवन है कि स्टार्टिंग में आपके पास जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी वो उसमें आप K की वैल्यू को फाइंड करेंगे और सबसे लास्ट में मेन सवाल पूछा जाएगा। सो स्टार्टिंग में आपके पास करंट की वैल्यू 6 गिवन थी और वोल्टेज 220 एंड रेजिस्टेंस R गिवन था। सो आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। 1 में पुट करने के बाद इसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास K की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास K इक्वल आया 3/22। अब आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है। देन अगेन अब मेन सवाल की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में आप K की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देन जब K की वैल्यू फाइंड हो जाएगी उसके बाद आपने मेन सवाल पे आना है। सो पुट K इन इक्वेशन 3 व्हेन V इक्वल्स टू 180 वोल्ट एंड R इक्वल्स टू 8 ohms। K की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जबकि वोल्ट आपके पास 180 गिवन है वोल्टेज एंड R रेजिस्टेंस आपके पास 8 ohms गिवन है। सो आपने इस इक्वेशन में इसको पुट किया। K की जगह मैंने यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू पुट किया। अगर आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यही आ जाएगा। 0.136 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 8, दोनों को मल्टीप्लाई किया 24.54 डिवाइडेड बाय 8, देन 3.68। करंट आपके पास आया 3.68 और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। सो I इक्वल्स टू 3.068 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ खत्म होता है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर इन फुट कैंडल्स varies inversely with the square of the distance from the light source. Suppose the intensity of a light bulb is 0.08 foot candles at the distance of 3 meters. Find the intensity level at 6 meter. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडिला। ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है मेजर की गई है फुट कैंडल्स में, वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर। क्या हो रही है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे हम CD के साथ। CD आपके पास क्या है, कैंडिला, is inversely proportional to the square root of distance from the light source, जो कि inversely proportional हो रही है 1/s स्क्वायर के। S stand for distance
एंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है और उसके बाद कहा है सपोज द इंटेंसिटी अ लाइट बल्ब इज 0.08। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज स्टार्टिंग में गिवन है वो के फाइंड आउट करने के लिए है। लास्ट में जो मेन सवाल है वो लास्ट में फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर। इंटेंसिटी लेवल सबसे लास्ट में पूछा है। सबसे पहला काम हम के फाइंड करते हैं। इक्वेशन बनी, इक्वेशन बनने के बाद आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल आया, के कांस्टेंट, एस स्क्वायर, इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ सी डी इक्वल्स टू 0.08, डिस्टेंस 3 मीटर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने इनकी वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद के की वैल्यू फाइंड की। सो के इक्वल्स टू 0.72। जब के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो तब के की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट के इक्वल्स टू के इन इक्वेशन 1 व्हेन एस इक्वल्स टू 8 मीटर। सी डी इक्वल्स टू 0.72, के की जगह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को डिवाइड किया देन आपके पास आंसर आया सी डी इक्वल्स टू 0.01128 फूड इंटेंसिटी। ये इसका यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। एक्सरसाइज नंबर 18.7, क्वेश्चन नंबर 3। द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम can varies directly as the breadth b and the square of the depth d. If a beam 9 centimeter wide, a 12 centimeter deep with support 1200 pound, what weight a beam of 12 centimeter wide equals to wide and 9 centimeter deep with support? स्ट्रेंथ यहाँ पे कहा जा रहा है मजबूती को। स्ट्रेंथ मजबूती को कहते हैं। वो कह रहे हैं आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है ब्रेथ के साथ और स्क्वायर रूट ऑफ डेप्थ, उसकी जो गहराई है वो उसके स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। सो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं। सॉल्यूशन सिंस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, देन उसके बाद इक्वल का साइन आएगा और के एज अ कांस्टेंट लिखा जाएगा, बी डी स्क्वायर। इक्वेशन 1 बनेगी। इक्वेशन 1 बनाने के बाद आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। जितनी भी वैल्यूज स्टार्टिंग में गिवन है उन्हें हम के की जगह पे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करेंगे। पुट बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, डी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड एस इक्वल्स टू 1200 पाउंड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप इन तमाम वैल्यूज को पुट कीजिए। पुट करने के बाद इनको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से कीजिएगा, जिस तरीके से आपको आसान लगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास के का आंसर ये आ जाएगा। आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इसे इक्वेशन 1 में पुट करना है। व्हेन बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड डी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, S इज इक्वल्स टू 0.925। के की जो वैल्यू आपके पास आई है वो एज इट इज कॉपी कर दीजिए पॉइंट के बाद तमाम नंबर्स को। जब आप तमाम नंबर्स को एज इट इज कॉपी करेंगे तो आपको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर पॉइंट के बाद आप कुछ नंबर को लिखते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो उसे हमने राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो सारे इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, बी की जगह 12 आ जाएगा, डी की जगह 9। 9 का स्क्वायर 81 होता है। इनको मल्टीप्लाई किया तीनों को आपस में तो आंसर आया एस इक्वल्स टू 900 पाउंड, यानी कि आपके पास जो स्ट्रेंथ आ रही थी वो 900 पाउंड की स्ट्रेंथ थी। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 18.7, क्वेश्चन नंबर 4। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। यहाँ आपके पास जिसको कॉस्ट स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ये कॉस्ट लिखा है बुक में, आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक है, COST कॉस्ट। लेबर की आपके पास कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स को इन्होंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। ठीक है, और उसके क्या है एवरेज नंबर ऑफ डेज जो है वो डी से रिप्रेजेंट किए गए।
फिर ये कह रहे हैं इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 डेज इज़ 900। अगर 100 वर्कर्स जो हैं 15 दिन में 9,000 उनकी कॉस्ट बन रही है, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर्स फॉर 20 डेज। फिर वो कह रहे हैं मालूम कीजिए लेबर कॉस्ट 300 वर्कर्स की 20 दिन में। सॉल्यूशन के बाद आप इसकी इक्वेशन बनाइए। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी, C इक्वल्स टू के एन डी, इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ n 100, D 15 एंड C 900 इन इक्वेशन 1। पुट करने के बाद k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। जब वैल्यू आ जाएगी तो k की वैल्यू को अगेन आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है लास्ट वैल्यूज के साथ। n इक्वल्स टू 300 एंड d इक्वल्स टू 20। पुट करने के बाद आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल्स टू 1800, देन 1800 मल्टीप्लाई बाय 20, तो C इक्वल्स टू 36,000 रुपीज़, यानी कि 36,000 आपके पास लेबर की कॉस्ट आएगी 20 डेज में 300 वर्कर्स के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। एक्सरसाइज नंबर 18.7, क्वेश्चन नंबर 5। द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑन अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। सेल टैक्स जो है वो परचेज की गई है, एक नई गाड़ी खरीदी गई है जिसका सेल टैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। इफ़ अ न्यू कार इज परचेज इन रुपीज़ 20 लाख, अगर एक नई कार जो है परचेज की गई है 20 लाख में, देन द सेल टैक्स इज रुपीज़ 40,000, उसका सेल टैक्स जो है वो 40,000 है। हाउ मच सेल टैक्स इन चार्ज इफ़ द न्यू कार इज परचेज, प्राइस इज रुपीज़ 28 लाख। अगर एक नई कार 28 लाख में हम खरीदते हैं तो उसका सेल टैक्स क्या होगा ये हमें मालूम करना है। तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू से हम के निकालेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे, के निकालेंगे, देन सेल टैक्स मालूम करेंगे। सॉल्यूशन के बाद सिंस एस टी यानी कि सेल टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल आया, के एज अ कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। पुट पी इक्वल्स टू 20 लाख एंड एस टी इक्वल्स टू 4,000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आप इसमें से के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से कीजिए जो आपको आसान लगे। के की वैल्यू आने के बाद आपने पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 व्हेन सी इक्वल्स टू 28 लाख। इक्वेशन 1 में के की वैल्यू को पुट करना है और सी जबकि आपके पास 28 लाख के बने। देन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं एस डॉट टी इक्वल्स टू के पी, के की जगह 1/50 एंड पी की जगह 28 लाख। 50 के टेबल से इसको कैंसिल आउट किया, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 56,000 ज़ा। यहाँ पे 0 एक और ऐड होगा, 0 से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 3 कैरी चला गया आपके पास, 5 6 ज़ा 30 और 3 0 जो बचे वो हमने लिख दिया। ठीक है, सो सेल टैक्स आपके पास आया 56,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 18.7 यहाँ पर कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 18 की तमाम एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे न्यू चैप्टर के लिए मेरे नए लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।